नई बहू की रोटी। निवेदिता रिंग लाइट के आगे खड़ी होकर रील्स बनाते हुए गुनगुना रही थी। सबकी बारातें आई डोली तो भी लाना, दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना। ये बन गई मेरी रील। निवेदिता ऐसा बोल ही रही थी कि उसकी माँ केतकी उसके कान पकड़कर कहती है, क्या करूं मैं अपनी इस बैल बुद्धि बेटी का। शादी में कुछ दिनों का फासला रह गया और ये यहाँ रील्स बनाने में मगन है। ससुराल वालों का पेट क्या इन्हीं उल जुलूल रील्स से भरेगी। माँ, मनोरंजन का संसार सीधे ससुराल के द्वार जा रहा है, यही काम है क्या? देखो माँ, जैसे वड़ा पाव नहीं बन सकता वैसे ही हर बहू बावर्ची नहीं बन सकती। और फिर मेरी और अनुराग की लव मैरिज है। मैंने उसे पहले ही बोल दिया कि वो खाना बनाने के लिए काम वाली बाई रख ले। अरे बंद कर अपनी बकैतियां। ये ख्याली पुलाव पकाने से तेरी सास तुझे बख्श नहीं देगी। रोटियां तो तुझे हर हालत में बनानी होंगी और मैं नहीं चाहती कि तेरे कारण मेरा नाम खराब हो, इसलिए आज से तू खाना बनाना सीखेगी। मगर माँ, कोई अगर मगर नहीं, चल मेरे साथ। फिर निवेदिता अपनी माँ केतकी के साथ किचन में चली जाती है, जहाँ केतकी उसे हलवा बनाना सिखाती है। तूने ध्यान से देखा था ना कि मैंने कैसे कैसे हलवा बनाया था, अब तेरी बारी है। माँ हाँ, बस देखती जाओ, आपकी ये बेटी ऐसा हलवा बनाएगी कि आप उंगलियां चाटती रह जाओगी। कुछ देर बाद, अरे वाह, हलवा तो बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया है तूने। चल अब मैं तुझे रोटियां बनाना सिखाती हूँ। ऐसे आटे की लोई बनाकर इसे सूखे आटे में लपेटकर चकले पर हल्के हाथों से बेलकर जब तवा तप जाए तो उसे डालना और तेरी रोटियां ऐसे फूल कर तैयार हो जाएंगी। बस इतनी सी बात। ये रोटियां बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। निवेदिता जोश के साथ रोटियां बनाने में जुट जाती है, मगर बार बार की बड़ी कोशिश के बावजूद भी वह गोल रोटी नहीं बना पाती। दिन बीतते जाते हैं। अरे क्या हुआ निवेदिता, तेरे हाथ क्यों रुक गए? माँ, ये रोटियां बनाना मेरे बस की बात नहीं है। पिछले एक सप्ताह से रोटियां बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर कभी रोटियां बराबर गोल नहीं बेल पा रही हूँ। कभी जलकर कोयला बन जा रही है और कौन सा मुझे ससुराल की पहली रसोई की रोटियां पकानी है। पहले दिन तो हलवा बनाना होता है, जो कि मैं सीख चुकी हूँ। बस बात खत्म। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, जिसके साथ शादी का दिन दस्तक देता है और 7 फेरों के साथ निवेदिता अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ उसकी सास कल्याणी उससे कहती है, आजा निवेदिता बहू, इस नए घर में तेरा स्वागत है। आज खुशी के मारे तेरी सास का जिया झूमने को कर रहा है, क्योंकि तू जो बहू बनकर आई है, इसलिए अब मुझ बुढ़िया को रसोई में रोटियां बनाने की जिम्मेदारी से रिटायरमेंट मिल गई। रोटी का नाम सुनकर बहू का रोशन चेहरा मानो डर से मुरझा जाता है। जैसे तैसे रात का पसरा अंधेरा सुबह के पहर में बदल जाता है। बहू रानी, ससुराल के पहले दिन में नई नवेली बहू का इतने देर सवेर से जागना शोभा नहीं देता। ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है, जहाँ बहू के लिए मर्यादा होती है। माफ कीजिएगा माँ जी, वो साफ सफाई का निपटारा करने में जरा सी देरी हो गई। खैर छोड़ बहू, तेरे ससुराल वाले सादा खाना खाते हैं, इसलिए तू विधि के लिए मीठे में हलवा बना लेना और सब्जी रोटी बना लेना। तेरे ससुर जी और अनुराग दोनों ही रोटी खाते हैं। जी माँ जी। सास के मुंह से रोटियों की फरमाइश सुनकर बहू बेचारी सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद सास रसोई घर से रुखसत हो जाती है और बहू बोलती है, आज तो मैं बुरी फंस गई। मुझसे तो गोल रोटियां बेली नहीं जाती। पहले हलवा बना लेती हूँ। बहू झटपट से हलवा बनाकर तैयार कर देती है और गहरी सांस भरते हुए बोलती है, हलवा तो बन गया, अब रोटियों की बारी है। पहले फटाफट से आटा गूंथ लेती हूँ। हड़बड़ाहट में आकर निवेदिता आटे में बहुत ज्यादा पानी डाल देती है, जिस कारण उसके हाथ गीले आटे में लथपथ हो जाते हैं, जिसे देखकर वो भौएं चढ़ाकर भिनकते हुए बोलती है, आटा तो एकदम लेई बन गया, अब इससे रोटियों की लोई तो बनने से रही, क्या करूं? निवेदिता ऐसा सोच ही रही होती है कि उसकी आंखों के आगे अपनी माँ की छवि चिटक पड़ती है। माँ ने मुझे सिखाया था कि जब आटा गीला हो जाए तो उसमें सूखा आटा मिलाना चाहिए। कुछ देर बाद अब ये आटा रोटियां बनाने लायक तैयार हो गया है। इसके बाद बहू रोटियां बनाने लगती है, मगर लाख कोशिशों के बाद भी ना तो बहू गोल रोटियां बेल पाती है, ना ही उन्हें अच्छे से पका पाती है, जिसे देखकर बहू चिढ़कर बोलती है, लगता है आज ये रोटियां मेरी लंका लगवा के मानेंगी। अरे बहू, नहीं बनी क्या रोटियां? सास की खड़ी बोली सुनकर नई बहू बड़बड़ाती हुई बोलती है, चल निवेदिता, अब जो होगा देखा जाएगा।
जैसे ही बहू मेज पर खाना परोसती है, सास जली हुई रोटियों को देखकर बहू पर बिगड़ते हुए बोलती है, हाय हाय, अरे नई बहू, ये क्या है? रोटियां हैं माँ जी। अरे कमबख्त, ये कैसी जली हुई रोटियां बनाई हैं तूने? अरे रोटियां बेलते वक्त बेल्जियम का नक्शा दौड़ रहा था क्या तेरे दिमाग में, जो आड़ी तिरछी रोटी बेल डाली? बुत बनी खड़ी क्या है नई बहू? आंख मूंद कर रोटी बना रही थी क्या, या फिर रोटियों को ज्वालामुखी की भट्टी में जलने को छोड़ दिया था? सास के कड़वी बातों की बौछार सुनकर बहू बेचारी अपने बचाव में अटपटा सा जवाब पेश करती है, माँ जी, आप बेवजह मुझ बेचारी बहू पर बौखला रही हैं, क्योंकि सारी गलती इन रोटियों की है, जो मेरे सुंदर रूप को देखकर जल बुन गई। बहू के बेतुके बहानेबाजी को सुनकर सास माथा पकड़कर बोलती है, अरे बस कर मेरी नकारी बहू, अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए झूठ मूठ की बड़ाई क्यों कर रही है? तेरी बेढंगी रोटियां चीख चीख कर बतला रही हैं कि तुझे रोटी बनाने नहीं आती। मैं क्या करूं माँ जी, चाहे लाख कोशिश क्यों ना कर लूं, मेरी रोटियों में कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। कभी आटा गीला हो जाता है तो कभी रोटियां गोल नहीं बेली जाती, और सब कुछ सही हो जाए तब जलन के मारे ये रोटियां जल भुन जाती हैं। हाय री मेरी फूटे करम, ऐसी बहू पल्ले पड़ी है जिसे सुध से एक रोटी बनानी भी नहीं आती। अरे मेरे नकारे औलाद, तेरे मुंह में दही जम गई है क्या? चुप क्यों है? सारी गलती मेरी ही है, जो समधन जी लंबी लंबी बातें फेंकती गई और मैं उसे लपेटती गई, और निकम्मी बहू ब्याहलाई। माँ निवेदिता ने मुझे पहले ही बता दिया था कि उसे खाना बनाना नहीं आता, मगर उसने कोशिश की और देखो कितना अच्छा हलवा बनाया है उसने। धीरे धीरे रोटियां बनाना भी सीख जाएगी। अनुराग सही कह रहा है भाग्यवान, क्योंकि कोई भी काम इंसान पेट में से सीख कर थोड़े आता है, सभी यही तो सीखते हैं। अपने पति और बेटे की बात सुनकर सास की नजर अपनी बहू के उतरे हुए चेहरे पर घिर जाती है, जिसे देखकर सास का मन पसीज जाता है और वह बोलती है, बहू चिंता ना कर, आज से तुझे तेरी सास रोटियां बनाना सिखाएगी। अपनी सास का समर्थन भरा रुझान देखकर बहू के चेहरे पर घिरा खौफ खुशी में बदल जाता है, जिसके बाद बहू अपनी सास से रोटी बनाना सीखती है। देख बहू, लोई को सूखे आटे में लपेटकर चकले पर रखकर हल्के हाथों से बेलना है, जिससे रोटी घूमती हुई गोल हो जाएगी, और जैसे ही तवे से भपका उठे तो रोटियां उस पर डाल दे, और जब रोटियां ऐसे फूल जाएं तो समझ लेना कि रोटी अच्छे से सिक गई है। अब तू बना कर देख। ठीक है माँ जी। अपनी सास के बताए अनुसार बहू रोटियां बनाना शुरू करती है। माँ जी, इस बार भी रोटी पूरी तरह से गोल नहीं हुई, कहीं से पतली तो कहीं से मोटी हो गई। तो क्या हुआ बहू, इंसान गलतियों से ही तो सीखता है, फिर कोशिश कर। ऐसे ही नई बहू हर दिन अपनी रोटी बनाने की कोशिश को करती जाती है। बीतते दिनों के साथ उसकी रोटियों की बनावट निखरती जाती है, और कई दिनों की बड़ी कोशिश के बाद आखिरकार बहू एकदम बेहतर रोटियां बनाना सीख जाती है। देखिए माँ जी, मेरी रोटी कैसे गोलगप्पों की तरह फूल रही है, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे तुझसे ज्यादा खुश तो मैं हूँ बहू, क्योंकि अब मुझे बेल्जियम और भारत के नक्शे जैसी जली भुनी रोटी से निजात जो मिल गई। आखिर में सास की ये बात सुनकर बहू ठाके मारकर हंस पड़ती है। अरे बहू, जा जल्दी से जाकर कुएं पर लाइन लगा ले, नहीं तो तेरा नंबर रात में आएगा और हम लोग खाना बनाने के लिए लेट हो जाएंगे। तुझे तो पता है ना, अगर तू टाइम से पानी नहीं लेकर आएगी तो खाना टाइम से नहीं बन पाएगा। हाँ माँ जी, मैं बस जा ही रही हूँ, वैसे भी घर में एक बूंद पानी तक नहीं है। निशा अपने गांव के कुएं पर लाइन लगाने के लिए पहुंच जाती है। उसका नंबर आखिरी में होता है, जिसके बाद वो आखिरी में खड़ी हो जाती है, लेकिन इतनी देर तक खड़े होने के बाद भी उसका नंबर नहीं आ पाता। हे भगवान, कितनी देर हो गई है मुझे यहाँ खड़े हुए, लेकिन इन लोगों की वजह से मेरा नंबर तो आ ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? निशा ध्यान से देखती है तो गांव की मुखिया के घर के सभी औरतें बार बार पानी ले जाती हैं और बीच बीच में आकर लाइन में लग जाती हैं, जिसके चलते निशा उन सभी से कहती है, अरे ये क्या, तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? अगर तुम लोग ऐसे करोगे तो हम पीछे के लोग पानी कैसे भरेंगे? तभी आगे खड़ी हुई मोटी और लड़ाकू औरतें निशा से कहती है, देख, अगर तुझे कुएं से पानी भरना है तो यहाँ चुपचाप खड़ी रह, नहीं तो तुझे यहाँ पानी भरने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे हम। बड़ी आई यहाँ पानी भरने वाली। अरे यहाँ का पहला नियम ये है कि जब तक हमारे घर का पूरा पानी नहीं भर जाएगा तो यहाँ कोई भी पानी नहीं भरेगा। तू जानती है ना, मैं मुखिया के घर की बहू हूँ। अरे अगर तुम मुखिया के घर से हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग दूसरों के साथ भेदभाव करोगे।
ये कुआं तुम्हारा नहीं बल्कि पूरे गांव का है। यहाँ सबका अधिकार पूरा पूरा है। निशा उन सभी से बहस करने लगती है, जिसके चलते वहां खड़ी औरतें निशा को मारने लगती हैं। जिसके बाद वो सभी निशा को वहां से भगा देती हैं। बेचारी निशा खाली बर्तन लेकर वापस अपने घर लौट आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, वहाँ की औरतों ने तो पानी भरने के चक्कर में मुझे मार पीट कर वहाँ से भगा दिया। अब मैं पानी कैसे भरूंगी? अरे बहू, तो तुझे उन सभी से बहस करने की क्या जरूरत थी? तू तो जानती है ना, जब तक मुखिया के घर के लोग पानी नहीं भर लेते तब तक गांव के किसी भी व्यक्ति को पानी नहीं मिलता। ये तो सरासर नाइंसाफी है माँ जी। अगर ऐसा है तो मैं अपने लिए खुद कुआं बनाऊंगी। लेकिन बहू तो खुद के लिए कुआं कैसे बनाएगी? अगर आप मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलकर बांस से बना हुआ कुआं बना लेंगे। निशा और नीलम दोनों अपने लिए कुआं बनाने की तैयारियां करने लग जाती हैं, जिसके चक्कर में वो दोनों अपने गहने भी बेच देती हैं और उन पैसों से छेनी, हथौड़ा, कुल्हाड़ी और बांस खरीद कर ले आती हैं। और वो दोनों अपने घर के आंगन में ही एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदने लगती हैं। गांव की औरतें उन्हें ऐसा करते हुए देखकर उन पर हंसने लगती हैं। अरे मुझे तो लगता है निशा पिट पिट कर पागल हो गई है। अब इसे कुछ समझ नहीं आता। भला बांस से कोई कुआं बनता है क्या? अरे छोड़ो इसे इसके हाल पर। इसका तो कुछ नहीं हो सकता। हम लोग कुएं पर पानी भरने चलते हैं। वो सभी औरतें निशा और नीलम का मजाक उड़ाकर वहां से चली जाती हैं, लेकिन नीलम और निशा दोनों ही अपनी उम्मीद नहीं छोड़ती और वो जमीन खोदने में लगी रहती हैं। वो दोनों दिन रात मेहनत करती हैं और कुआं खोदती हैं, जिसके चलते उनके घर में 2 दिन तक पानी ही नहीं भरा जाता और वो दोनों बहुत प्यासी हो जाती हैं। अरे बहू, बहुत जोरों से प्यास लगी है। अब हम लोग क्या करें? बस थोड़ी सी मेहनत और कर लेते हैं माँ जी। दोनों सास बहू अपनी पूरी मेहनत करती हैं, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी बांस से बने हुए कुएं के अंदर से पानी नहीं आता, जिसके चलते निशा रोने लगती है। इस कुएं को बनाने के चक्कर में मैंने अपने और अपनी सास के गहने तक बेच दिए, लेकिन इसमें से पानी भी नहीं आया। काश मैंने इस कुएं को बनाया ही ना होता। सब लोग सही कहते थे कि मैं पागल हूँ जो कुआं बना रही हूँ। निशा ऐसा सोचकर रोने लगती है, जिसके बाद उसकी सास उसे चुप कराने की पूरी कोशिश करती है और वो कुएं से बाहर आ जाती है। तभी उसके सामने बांस से बने हुए कुएं के अंदर से एक देवी निकलकर बाहर आती है और उनसे कहती है, तुम दोनों ने इस कुएं को बनाने में बहुत मेहनत की है। मैं तुम्हारी मेहनत से प्रसन्न हुई हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। आज के बाद ये कुआं कभी भी पानी से खाली नहीं रहेगा और इस कुएं के अंदर से तुम्हें सोना, चांदी और हीरे मिलेंगे। ऐसा कहकर देवी माँ वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद कुएं के अंदर अपने आप पानी भर आता है। जैसे ही निशा बाल्टी डालकर उसके अंदर से पानी निकालती है, उसके अंदर से पानी के साथ साथ सोना, चांदी और हीरे भी निकलने लगते हैं, जिसे देखकर निशा हैरान रह जाती है। माँ जी, जरा देखो, यहाँ तो पानी के साथ साथ सोना, चांदी और हीरे भी निकल कर आ रहे हैं। हमारी तो किस्मत ही खुल गई। ये सब तेरी सफलता का फल है बहू। तूने अपनी माँ की आखिरी निशानी के सभी गहने बेच दिए थे ताकि तू हमारे लिए एक कुआं बना सके। ये सब तेरी ही मेहनत का नतीजा है। निशा जादुई कुएं के पानी से अपने घर का पानी भर लेती है और उसके अंदर से निकले हुए सोने, चांदी, हीरे से अपनी माँ की आखिरी निशानी के गहने वापस ले आती है और अपने घर में राशन भी डलवा लेती है। वहीं दूसरी तरफ निशा के बांस से बने हुए कुएं की खबर गांव में चिंगारी की तरह फैल जाती है और सभी आपस में बात करने लगते हैं। अरे हम सभी निशा का कितना मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन देखो जरा, उसकी मेहनत आज सफल हो गई। उसने सच में बांस की मदद से कुआं बना दिया और अब वो उस कुएं से पानी भी भरती है। ये सब हमारी करनी का ही नतीजा है। अगर आज हम उसका मजाक नहीं उड़ाते तो हम भी उसके कुएं से पानी भर पाते। वैसे भी मुखिया के कुएं की वजह से हम लोग अपने घर में पानी नहीं भर पाते हैं। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल सही कहती हो। काश हमने उसका मजाक नहीं उड़ाया होता तो हम भी उसके बांस के बने हुए कुएं का फायदा उठा सकते। उमा और ममता ये सब कह ही रही होती है कि तभी वहां से निशा गुजरते हुए ये सब बात सुन लेती है और वो उन दोनों के पास आकर उनसे कहती है, अरे तो क्या हुआ, तुमने मेरा मजाक उड़ाया। मुझे उस बात से कोई परेशानी नहीं है। अगर तुम चाहो तो हमारे आंगन में बने हुए बांस के कुएं से पानी भर सकते हो। निशा की ये बात सुनकर उन दोनों को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो दोनों निशा से माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दो निशा बहन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था।
आज के बाद हम तुम्हारा मजाक कभी नहीं उड़ाएंगे। हो सके तो हमें माफ कर देना। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, चलो तुम मेरे बांस से बने हुए कुएं पर से पानी भर लो। निशा अपने बांस से बने हुए कुएं पर गांव के सभी लोगों को पानी भरवाती है और उनके पानी भरने के बाद वो अपनी बाल्टी डालती है, जिसके बाद उसकी बाल्टी के अंदर सोना, चांदी और हीरे निकल कर आते हैं। वो उनका इस्तेमाल करती है और अपनी सभी परेशानियां दूर कर लेती है, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक परिवार के 5 जने, सास, बेटा, बहू और उसके 2 बच्चे जैसे ही नदी में उतरकर अपनी मुंडी नदी में डुबाते हैं, तत्पश्चात वो सभी एक सुंदर से महल में पहुंच जाते हैं, जहां जेवर और पैसों से भरा हुआ एक खजाना जैसा बॉक्स था। तभी उनके फटे पुराने कपड़े नए कपड़ों में तब्दील हो जाते हैं। ये देखकर वो कहते हैं, माँ जरा देखो खुद को, मुझे भी, हम सब के कपड़े तो बिल्कुल नए हो गए हैं। ये तो कमाल हो गया। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। माँ देखो मेरे नए जूते, मेरे पास तो चश्मा भी है, और वो शर्ट देखो। माँ मेरी गुलाबी फ्रॉक देखो, बड़ी चमक रही है। अरे मेरी साड़ी तो और भी बढ़िया है, और बहू महल भी बहुत बढ़िया है, इतने सारे जेवर भी हैं। आजा बहू, इन्हें पहनकर मजे करते हैं। हाँ माँ जी। मुझे तो नोटों की गड्डी से सजा बिस्तर दिख रहा है, मैं जा रहा हूँ इन पर सोने, आराम से फैल के लेटूंगा। ये कहते ही रंजन नोटों से सजे बिस्तर पर आराम करता है। वहीं घर के बाकी सदस्य अपने मनपसंद के शौक पूरे करते हैं। आखिर ये गरीब परिवार एकदम से इतना मालामाल कैसे हो गया, और ये एक पानी के अंदर बने महल में बिना सांस लिए कैसे रह रहे थे? इस विचित्र दृश्य का पूरा सच क्या है, ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा। एक वक्त की बात है, नदी किनारे रंजन अपनी पत्नी पत्रा, माँ संगीता और 2 बच्चे किंजल और मानव के साथ मिट्टी के बने कच्चे घर में रहते थे। कमाई का जरिया नहीं था और खाने के लिए 5-5 पेट थे। अरे पत्रा, जल्दी कपड़े धो लो, लगता है बारिश आने वाली है। हाँ मौसम तो बड़ा खराब है, तुझे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तेरा मिट्टी का घर है, हर बारिश और बाढ़ में तेरा घर ढह जाता है। अरे चिंता मत कर, इस बार मैंने घर के छत पर पन्नी डाल दी है, तो हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हमेशा हर बार मेरा मिट्टी का घर ढह जाता है। ठीक है। सुमन और पत्रा कपड़े धोकर वहां एक डंडे से बंधी रस्सी पर सुखा देते हैं। चूल्हे पर खाना बनाकर पत्रा सबको खाना परोसती है। तभी रंजन कहता है, पत्रा तुमने अचार से रोटी क्यों दी है? सब्जी दाल कुछ नहीं बनाया क्या? अजी सब्जी नहीं थी, इसीलिए शुक्र कीजिए, अचार इतना बचा हुआ था, अब खाने में कुछ भी नहीं है। एक रोटी दे दो माँ। मुझे भी माँ एक रोटी चाहिए। बेटा एक ही रोटी है, कैसे खाओगी? अरे इतना क्यों सोच रही है, दोनों बच्चों को आधी आधी रोटी दे दे। अभी बांटना नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? अरे हाँ दादी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों भाई बहन मिलकर ही खाएंगे। हाँ मेरी बहन। इस तरह सभी मिलजुल कर एक साथ खाना खा लेते हैं। तभी बाहर बहुत ज्यादा तूफान आ जाता है। पास की नदी से धीरे धीरे बाढ़ उनके घर की तरफ आ रही होती है। ये बात बताने सुमन आती है और घबरा कर कहती है, पत्रा भाई साहब जल्दी से चलिए, अपना सामान बांध लीजिए, फिर से बाढ़ आने वाली है, बाहर मौसम बहुत खराब है, जल्दी यहाँ से निकलिए। हाँ हाँ मैं करती हूँ। अरे गजब हो गया बहू, जल्दी से निकल, सामान बांध ले। बच्चों तुम मेरे साथ निकलो। अम्मा जी आप मेरे साथ चलिए, जल्दी आइए। ये सुनकर सब हड़बड़ी में सामान लेकर बाहर निकलते हैं कि उनके मिट्टी का बना घर बाढ़ में ढह जाता है। सभी अपनी जान बचाकर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। 2 घंटे बाद बाढ़ का तूफान चला जाता है, जिससे आसपास काफी तहस नहस मच जाता है। ये सब देखकर रोते हुए पत्रा कहती है, हे भगवान, हमने ऐसा क्या किया है जो आप हर बार हमारे सब्र का इम्तिहान लेते हो? अरे इससे पहले भी आपने 5 सालों में 4 बार बाढ़ से हमारे घंटों की मेहनत से तैयार की मिट्टी के घर को पलक झपकते ही बर्बाद कर दिया। पता नहीं हम गरीबों की किस्मत में क्या लिखा है। बेटा परेशान मत हो, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं, हौसला रखो। माँ जी ऐसी स्थिति में और कितना हौसला रखे? माँ अब हम कहाँ रहेंगे?
फिर से हमें घर बनाना पड़ेगा क्या? कुछ मत पूछ बेटा। पत्रा के आंसू नदी में गिरते हैं। तभी वहां एक देवी प्रकट होकर कहती है, पुत्री, और मत रो, मैं नदी हूँ। मेरे कारण बार बार बाढ़ आकर तुम्हारे घर को तोड़ देती है। इसीलिए मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगी कि इस बार तुम्हारे परिवार को कोई बाढ़ या तूफान परेशान नहीं कर पाएगा। मैं ऐसी धन दौलत दूंगी कि फिर कभी जिंदगी भर किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब से तुम इस नदी के अंदर के बने सुंदर जल महल में रहोगे। वहां तुम्हें सोने के जेवरात सब कुछ मिलेगा। जब भी तुम्हें अंदर आना हो, तुम सब अपनी मुंडी को इस नदी में डुबा देना। उसी क्षण तुम सभी उसी क्षण उस महल में पहुंच जाओगे। किंतु तुम्हें खाना या बाकी जरूरी चीज के लिए इस नदी से बाहर आना होगा। ऐसा कहकर वो देवी अपना आशीर्वाद पत्रा को देती है। तत्पश्चात वो देवी नदी में गायब हो जाती है। इसके बाद पत्रा के साथ उसके घर वाले भी देवी की बातें सुन लेते हैं और कहते हैं, लगता है अब हमारे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। माँ, बच्चों, यहाँ आ जाओ। हाँ पापा, आप सबने सुना ना, नदी देवी ने क्या बोला है? जल्दी से नदी में चलिए। हाँ बहू, चल। किंजल, मानव बेटा, आगे चलो। जी दादी। ये कहकर वो सभी नदी में एक साथ खड़े होकर अपनी मुंडी को डुबाते हैं। जिसके बाद वो नदी के एक सुंदर जल महल में पहुंच जाते हैं, जहां खजाने से भरे बक्से में बेशकीमती पैसे और जेवरात पड़े हुए थे। साथ ही वहां नोटों से सजा एक बेड भी था और उस महल के अंदर हर चीज बहुत ही शाही महल जैसी थी। उनके आते ही पुराने कपड़े नए कपड़ों में बदल जाते हैं। ये देखकर वो परिवार कहता है, अरे वाह, हम सबके कपड़े तो एकदम बढ़िया हो गए हैं। ये तो कमाल हो गया। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख भरे दिन आए रे। अरे ये कितना खूबसूरत है। यहाँ तो आराम से सांस ले सकते हैं। माँ, पापा, हम दोनों खेलने जा रहे हैं। ठीक है माँ, हम दोनों जेवर पहनते हैं। देखिए कितने सारे हैं। और मैं तो चला नोटों की गड्डी पर सोने। इस तरह से वो सभी मछली की तरह तैरते हुए महल में यहाँ से वहां जाते हैं और मजे करते हैं। सास बहू जेवर से लग जाती हैं और पैसों को उछालती हैं। माँ जी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम पानी के घर में भी रहेंगे, और इतने सारे जेवर। मेरा ये गले का हार कैसा लग रहा है आपको? माँ जी, नाच कर दिखाइए ना। बहू, मेरे सिर पर ये मुकुट कैसा लग रहा है? अच्छा नाचूं? पैसा फेंक, तमाशा देख। नाचेगी तेरी सास फुल टू लेट। आंसर हूँ सारे सवालों की, मुंबई की ना दिल्ली वालों की। तेरी सास है पैसे वालों की। सभी उस जल महल में ऐश कर रहे थे। तभी किंजल और मानव आकर कहते हैं, माँ, बहुत देर हो गई, भूख लगी है। हाँ माँ, मुझे भी लग रही है। सभी को लग रही है। बहू, कुछ खाना लेकर आजा। उसके लिए माँ जी पानी से बाहर जाकर मुंडी निकालनी होगी। ठीक है, मैं इन पैसों को लेकर कुछ खाने का ले आता हूँ बाहर से। तुम सब यहीं रुकना। ऐसा कहकर रंजन पानी की सतह से बाहर जाकर खाने का सामान खरीद लेता है। तभी पेड़ के पास दो रोते हुए बच्चे दिखते हैं, जिन्हें बहुत भूख लगी थी। भैया, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाना ला दो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ से लाऊं खाना? मम्मी पापा ने भी कुछ नहीं खाया है। अरे बच्चों, तुम दोनों को तो बहुत भूख लग रही है ना? ये लो, मेरे पास एक्स्ट्रा खाना है, ये खा लो। और ये लो, कुछ पैसे भी रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। और हाँ, अपने माता पिता को भी खिला देना। ये सारा खाना तुम ही ले जाओ। शुक्रिया अंकल जी, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। इस तरह रंजन के खाने और पैसे खत्म हो जाते हैं। वो दोबारा पानी की सतह में मुंडी डालता है और जल महल से पैसे लाकर खाना ले आता है और अपने परिवार के साथ खाता है। उसे फिर से और राशन की जरूरत पड़ती है, तो वो जल महल से बाहर आकर लेकर आता है और उसे पानी में अंदर जाता देख सुमन का पति रमेश कहता है, देख रहा हूँ बहुते देर से रंजन जो है पानी से निकलता है और बाहर आता है। असमंजस की बात तो ये है कि ससुरा भीगा भी नहीं होता। आखिर ऐसा कौन सा राज है पानी के अंदर? जरा हमहू तो जानू। ऐसा कहकर रमेश नदी में अपनी मुंडी डुबाता है कि लाल आंखों वाले खतरनाक मगरमच्छ दिखाई देते हैं, जिससे डरकर वो बाहर आकर कहता है, अब बाप रे बाप, अब मेरी जान तो बच गई हो। इतने सारे मगरमच्छ हैं कि ससुर के नाते हमरा कच्चा चमा जाएंगे बे। इस तरह कोई नदी में बने रंजन के घर में नहीं आ सकता और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। साथ ही गरीब लोगों की मदद भी करते हैं।
धवलगढ़ गांव में रहने वाली दुलारी देवी के 2 बेटे थे, राम और रौनक। सवेरे सवेरे दुलारी सफाई में जुटी हुई थी, तभी ग्वालन गोमती किवाड़ खटखटाती है। भीतर आजा गोमती, दरवाजा खुला हुआ है। तेरे कानों की तो दाद देनी पड़ेगी दुलारी। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे किवाड़ पर कदम रख दे तो भाप कैसे जाती है कि मैं हूँ, क्योंकि तेरे सिवा इतनी भोर मेरे घर कोई नहीं आता। चल जल्दी से दूध दे दे, आज सारा घर बिखरा है, इसलिए तुझसे 2 घड़ी बतिया भी नहीं सकती। तभी बोलती हूँ कि बहू घर ले आ ताकि तुझे भी छुट्टी मिले। चलती हूँ। गोमती की बात दुलारी के मन में घर कर जाती है और वह कहती है, बात तो एकदम पते की बोल गई गोमती। मेरे दोनों अनमोल रतन ब्याह के लायक हो गए हैं। बहू आ जाएगी तो दिन भर की खटनी से पीछा छूटेगा और पका पकाया खाना भी मिलेगा। अगले दिन दुलारी अपने बड़े बेटे राम की तस्वीर पंडित जी को दे देती है, मगर राम कोहिना से शादी करके घर आता है। ये देख दुलारी भौचक्की हो जाती है। माँ, ये कोहिना है, मेरी बीवी और आपकी बहू। हे राम, ये दिन देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई। अरे इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। हर दिन हड्डियां तोड़कर तुझे पढ़ाया लिखाया, पैरों पर खड़ा किया ताकि तू खुद ब्याह कर ले। अरे दुनिया की बाकी कुंवारी लड़की मर गई थी क्या, जो इस काली कमली से ब्याह कर लाया। कितना पक्का रंग पाया है इसने। सास की कड़वी बातें सुनकर काली बहू की आस टूट कर बिखर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये देखकर राम झुंझुलाकर कहता है, बस कीजिए माँ, कोहिना का रंग भले पक्का है, मगर इसके मन में किसी के लिए छल कपट नहीं है। काश कि आप देख पाती। चलो कोहिना। जैसे ही राम कोहिना को लेकर कमरे का रुख करता है, दुलारी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए कहती है, राम के देखा देखी कहीं मेरा रौनक भी बिना बैंड बाजा बारात के बहू ले आएगा तो मेरे आस का सत्यानाश हो जाएगा। अब जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी कर दे दुलारी। ये सोचकर चटमंगनी पट ब्याह का पैतरा आजमा कर दुलारी बन जाती है श्वेता की सास। श्वेता वैसे तो बेहद सुंदर थी, मगर रईस घर से होने के कारण वह बेहद घमंडी थी। आजा श्वेता बहू, अपने सुंदर पैरों की छाप इस घर में बिखेर कर इस घर में घिरे अंधियारे को खत्म कर दे। सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गई हूँ ना। मेरे गोरे चिट्टे रंग से घर का चप्पा चप्पा चमक उठेगा। जा श्वेता बहू, शादी ब्याह के भाग दौड़ में तू बहुत थक गई होगी, आराम कर। मैं नहीं चाहती कि तेरी आंखों के आगे वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डार्क सर्कल। सासू माँ, हाँ वही बहू। अच्छा अब जा। श्वेता के साथ गांव-गढ़ के लोग भी अपने घर की ओर अग्रसर हो जाते हैं, मगर जैसे ही कोहिना अपने कदम कमरे की ओर बढ़ाती है, तभी दुलारी बिगड़ते हुए बोलती है, अरे ओ करमजली, कहाँ जा रही है? ये पूरा घर बिखरा पड़ा है, इसे क्या तेरा बाप साफ करेगा? कान खोल कर सुन ले, बगैर घर बार साफ किए अगर तेरे कदम कमरे में गए तो सवेरे तेरी खैर नहीं। ये कहकर दुलारी अपने कमरे में चली जाती है। बेबस बहू की आंखें नींद से मांद रही थी, मगर वह ना तो सास का कहा टाल सकती थी, न जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ सकती। देर रात के 2 बजे तक सारा काम खत्म करके वह सो जाती है। तभी सवेरे 5 बजे दुलारी दरवाजा खटखटाती है। अरे ओ करमजली, सूरज की किरण फूट गई है, अब क्या तुझे जगाने के लिए ढोल नगाड़े बजवाऊं क्या? सास की तीखी आवाज सुनकर कोहिना तेज झंझनाहट के साथ बाहर आती है। माफ करना माँ जी, वो रात 2 बजे काम खत्म करके सोई थी, इसलिए उठने में जरा सी देरी हो गई। जहां एक ओर काली बहू 5 बजे के पहर जागकर घर द्वार बहार कर एक पांव पर काम करती है, वहीं श्वेता 10 बजे कमरे से बाहर दस्तक देती है। जेठानी जी, हरिओ जेठानी जी, कानपुर में हड़ताल है क्या? कब से चिल्ला रही हूँ, आज की तारीख में नाश्ता मिलेगा? श्वेता, तुम इस घर की नई नवेली बहू हो, इसलिए आज तो नाश्ता तुम्हें पकाना था। बावजूद इसके तुम मुझ पर क्यों बिगड़ रही हो? मैं और किचन में कदम रखूं? बिल्कुल नहीं, मैं इस घर की बहू बनकर आई हूँ, बाई नहीं। और वैसे भी ये चूल्हा चौका रसोई तुम्हारे काले रंगत में ज्यादा जचता है, समझी? अब जाओ,
मेरे सामने से तुम्हारा काला चेहरा मेरी आंखों में चुभ रहा है। अरे अब क्या आंखें गड़ाकर मेरी गोरी बहू की ब्यूटी बिगाड़ने का इरादा है? बुत बनी खड़ी क्या है? जा भाग यहाँ से। सास और देवरानी के ताने बाने सुनकर लाचार बहू डगमगाते कदमों से रोती डहकती हुई रसोई घर का रुख कर लेती है। समय बीतता है, बावजूद इसके सास और गोरी बहू के ताने बाने बंद होने की बजाय बढ़ते ही चले जाते हैं। फिर एक दिन रज्जू सुंदर सी साड़ी पहने हाथों में मिठाई लेकर दुलारी के घर दस्तक देती है। अरे क्या बात है रज्जू रानी, इस सुंदर सी साड़ी में तू तो सायरा बानो को भी फेल कर रही है। वैसे इतनी गोटेदार साड़ी तो गांव में मिलती नहीं है, शहर से खरीदी है क्या? और खरीदी नहीं बल्कि बहू के हाथों रस्म में मिली है। और ये मोरी मैया, मैं तो भूल ही गई थी कि सास बनने के 1.25 महीना पूरा होने पर बहू सास को साड़ी देती है। मेरी श्वेता बहू बेहद रईस है। मेरी श्वेता बहू अपनी सास को सराखों पर बिठाती है। तू देखना, मेरी 1.25 लाख की साड़ी के आगे तेरी साड़ी फीकी पड़ जाएगी। वैसे दुलारी, तेरी रईस बहू के हाव भाव देखकर लगता तो नहीं कि वह तुझे दामिल साड़ी देगी। चलती हूँ। दुलारी को रज्जू की बात पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसने तो मन में अपनी गोरी बहू के हाथों मिलने वाली साड़ी के ख्वाब जो बुन लिए थे। श्वेता बहू, तेरे पास 1 सप्ताह का समय है, अपनी सास को अच्छी साड़ी देना, क्योंकि मेरी काली बहू तो अव्वल दर्जे की भिखमंगी है। बस तू अपनी सास की महंगी साड़ी पहनने की आस मुकम्मल कर दे। माँ जी, जितना मन चाहे मन की मिठाइयाँ खाइए, क्योंकि महंगी साड़ी तो मिलने से रही। एक एक दिन गिनती हुई सास गोरी बहू से मिलने वाली साड़ी की ललक में नजरें बिछाई थी। जहां गोरी बहू रोजाना अपने रंग रूप को निखारने में बड़ी रकम खर्च करती रही, वहीं काली बहू एक एक पाई जोड़ बटोर कर बड़े से शोरूम से महंगी साड़ी मोल लेती है। वहीं गोरी बहू फुटपाथ पर खड़े ठेले वाले से 100 रुपए की साड़ी खरीद कर घर आती है। अरे श्वेता बहू, ले आई तू साड़ी, ला दे। जैसे ही दुलारी साड़ी खोलकर देखती है तो उसका मुंह फीका पड़ जाता है। बहू, लगता है दुकानदार ने तुझे ठगी ठेले वाली साड़ी दे दी। माँ जी, मुझे किसी ने ठगा नहीं, बल्कि ये साड़ी मैंने ठेले से ही खरीदी है। मगर बहू, तू तो इतनी अमीर है, तेरी तो हर साड़ी लाखों की होती है, फिर तूने अपनी सास के लिए इतनी सस्ती साड़ी खरीदी। माँ जी, माना कि मैं अमीर हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि बेफजूल में पैसे लुटाऊं, और फिर आपके बूढ़े शरीर पर सस्ता महंगा एक बराबर है। गोरी बहू की बात सुनकर सास की आस टुकड़ों में बिखर जाती है। तभी काली बहू झिझकते हुए सास को साड़ी देने आगे आती है। माँ जी, मैंने भी आपके लिए ये साड़ी खरीदी है, शायद आपको भाए। जैसे ही दुलारी डिब्बे को खोलती है, उसमें कांजीवरम की सुंदर सी गुलाबी रंग की साड़ी थी, जिस पर नीले रंग के गोटे जड़े थे। ये देखकर दुलारी की आंखों से बहे आंसू साड़ी में सराबोर हो जाते हैं। माँ जी, क्या हुआ, आपको साड़ी अच्छी नहीं लगी? अच्छी है बहू, मगर तेरे पास पैसे कहाँ से आए? हाँ, जेठानी जी ने चोरी चकरी की होगी, वरना अठन्नी चवन्नी के पीछे सर खपाने वाली के पास लाखों की साड़ी खरीदने का दाम आया कहाँ से? नहीं माँ जी, ये सच नहीं है। तो सच क्या है? मैं बताता हूँ माँ, ये साड़ी कोहना की तपस्या का भाग है। आप जानती हैं, कोहना बिन माँ की बेटी है, इसलिए मैंने इससे शादी की, और शादी के पहले दिन से इसने इस रस्म के लिए अपने शौक मारकर पाई पाई जोड़कर ये साड़ी खरीदी। सच सुनकर दुलारी के मन में बीते दिनों की छवि उभर जाती है। बहू, मैंने हर दिन तेरी हंसी उड़ाई, कभी तुझसे मीठे मुंह बात नहीं की, फिर भी तूने आज मेरा इतना मान बढ़ाया, क्यों? क्योंकि माँ जी, मेरे लिए आप सास नहीं माँ हैं, और भला माँ की बातों का कौन बुरा मानता है? अपनी काली बहू की बात सुनकर सास की आंखों से पश्चाताप की बूंदों की बदरा बरस पड़ती है। आखिरकार काली बहू को सास का स्नेह हासिल हो जाता है। भूतिया पति पत्नी 31 दिसंबर की रात बिस्तर में एक दूसरे से कंबल छीनकर लड़ रहे थे। कभी चुड़ैल कंबल खींचकर पति को गिरा रही थी, कभी भूत कंबल खींचकर पत्नी को गिरा रहा था। तभी शेफाली चुड़ैल कहती है, अरे क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें? चैन नहीं आ रहा है क्या? मुझे भी ठंड लग रही है, छोड़ो कंबल। चैन तो तुम्हें भी नहीं आ रहा, सारा कंबल खुद खींच रही है और मुझे गिरा भी रही हो। साल का आखिरी दिन तो बिना लड़ाई के बिताना। कल से नया साल में सोच रहा हूँ हम प्यार मोहब्बत से रहें।
तुम्हारे मुंह से ये लाइन कुछ जम नहीं रही, क्योंकि बिना लड़े तो तुम रह नहीं पाते। पूरी रात तुम्हारा कबड्डी कबड्डी चलता है। खुद को देखा है जो फुटबॉल की तरह मुझे पैर मारती रहती हो। बैठे बैठे दोनों भूत और चुड़ैल एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर पड़ोसी आकर कहते हैं, अरे क्या हुआ, आज भी तुम लोगों को चैन नहीं है? लड़े जा रहे हो, सोकर बर्बाद करोगे क्या? बाहर नए साल का जश्न मनाया जा रहा है, चलो। हाँ प्रीतम, आज बाहर मजे करेंगे, तंगड़ी चिकन खाएंगे और अपना वो भी पिएंगे। ये ठीक है, कम से कम इस पागल आदमी के साथ लड़ना तो नहीं पड़ेगा। कांता तू अभी रुक, मैं तैयार होकर आती हूँ। तू बहुत अच्छी लग रही है इस ड्रेस में। थैंक यू, अब तू भी आजा जल्दी से मस्त बनकर। तभी शेफाली, चुड़ैल, प्रीतम भूत तैयार होकर उन दोनों के साथ भूतिया न्यू ईयर पार्टी मनाने सबके पास पहुंच जाते हैं, जहां सुंदर सजावट थी। डीजे भूतिया लोगों के लिए गाना चला रहा था, तो कोई खाना पीना खा रहा था, तो कोई नाच रहा था। अरे वाह, ये तो बहुत रौनक है। मैं जैसे नाच लूंगा, जश्न करूंगा, नया साल मना लूंगा। बिल्कुल, मेरा भी यही प्लान है। चल आजा कांता, नाचते हैं। रेंट लगा रे, रेंट लगा रे, नाचा तो सबको कर रेंट लगा रे। अरे रेंट लगा, रेंट लगा, रेंट लगा रे, मैं नाचा तो सबको कर रेंट लगा रे। ओ डीजे वाले, मेरा गाना तो बजा, गाना बजाएगा तो आएगा मजा। डीजे वाले बाबू, मेरा गाना चला दो। ओके ब्रो, तारी गिन गिन याद से तेरी मैं ताजा गा रहा नु, रोक न पावा अखियां विचो गम दिया बरसाता नु। हो 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 हो, इश्क तेरा तड़पावे, हो 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 हो। वाह, क्या रंग जमाया है नए साल का। तभी नाचते नाचते शेफाली और प्रीतम एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तुम्हें यहाँ भी चैन नहीं है ना? अरे कम से कम ये तो मुझे सेलिब्रेट करने दो। तुम मुझसे टकराए हो, ये सब तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। तुम्हें चैन नहीं आ रहा, मेरे बिना तभी तो टकराए हो। देखो मेरा न्यू ईयर बेकार ना करो। अरे तुम दोनों फिर से लड़ने लग गए। चलो चलो पार्टी करो। कह रही हो भूल जाओ ये सब? बिल्कुल नहीं। तभी दोनों की भूतिया पड़ोसी उन्हें अलग अलग करके पार्टी के कोने में ले जाते हैं, जहाँ सभी लोग हाथ में ग्लास लिए चिल्लाते हुए कहते हैं, नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2023। जहाँ सभी भूत और चुड़ैल मिलकर नए साल का जश्न मना रहे थे, वहीं पवन नाम का भूत उदास होकर अपने दोस्तों से कहता है, यार ऐसे सिंगल होकर मजा नहीं आ रहा। अगर साथ में तुम्हारी चुड़ैल हो गई, यानी कि मुझे कोई गर्लफ्रेंड मिल जाती, तो नए साल की शुरुआत अच्छे से हो जाती। हाँ देख, बैकग्राउंड में तेरे लाइक गाना चल रहा है। अरे नया नया साल है, नया नया माल है, मिल जाए कोई छोरी, काली हो या गोरी, चिंता था चिंता 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 था। भैंस के पकौड़े उड़ा ले मेरा मजाक। आज 31 दिसंबर को तुम्हारी भाभी को ढूंढ ही लूंगा। वो भी अपने दोस्तों के साथ नॉनवेज खाकर पैग लगाकर नाचने लगता है। तभी नाचते हुए खूबसूरत चुड़ैल से टकरा जाता है और उसे संभालते हुए उसकी आंखों में डूब कर कहता है, असुद बुद्ध कोई है कोई मैंने, हाँ जान गवाई मैंने, हाँ तुझको बसाया है दिल धड़कन में, सवारे तो से नैना जब से मिले। अच्छा, सुध-बुध खो दी तुमने। वैसे मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, चाहे तो इंजेक्शन लगा सकती हूँ तुम्हें। सच? तो लगा दो। सुध-बुध खोए भूतिया पवन उसकी तरफ बम करके खड़ा हो जाता है और प्यार से कहता है, लगा दो। और चुड़ैल राधिका उसे एक लात मार कर कहती है, तुम्हारा दिमाग सेंटर में तो है ना? ओह सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, वो तुम्हारी बात सुनकर। कोई बात नहीं। वैसे हैप्पी न्यू ईयर 2023। आप इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही है, प्लीज मारना मत। हैप्पी न्यू ईयर। डोंट वरी, नहीं मारूंगी। दोनों डांस करने लगते हैं कि एक नशेड़ी भूत राधिका को छेड़ता है, तो पवन उसे बहुत मारता है, जिसके बाद वो भाग जाता है। तभी राधिका कहती है, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ कोई आया नहीं है क्या? कोई फ्रेंड या फैमिली? जी कोई नहीं आया, इसलिए बोर हो रही हूँ पार्टी में। मैं भी क्या? आप मेरी दोस्त बनेंगी? न्यू ईयर पार्टी को हम साथ में एंजॉय कर सकते हैं, हम फिर, है ना? ठीक है, तो लेट्स डांस। हाथ पकड़ो मेरा। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में। वाह, तुम काफी अच्छा डांस कर लेते हो। अब मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने चले? हाँ बिल्कुल, चलो।
तभी दोनों खाना खाने लगते हैं। सभी लोग नए साल का जश्न बहुत धूमधाम से मना रहे थे। वहीं शेफाली और प्रीतम जब ड्रिंक सेक्शन पर जाकर एक ग्लास उठाते हैं, वहाँ भी दोनों की तू तू मैं चालू हो जाती है। एक पार्टी मेरे इर्द गिर्द मंडराए बिना एंजॉय नहीं कर सकते। घूम फिर के मेरे सामने ही आना होता है तुम्हें। तुम आती हो, मैं नहीं आया। तुमने मेरी कोल्ड ड्रिंक का गिलास लिया है। मैंने पहले पकड़ा है। अरे तुम्हें लड़ना जरूरी है क्या? प्यार से भी बोल लिया करो। यार तुम दोनों को कितना समझाऊं? देखो नया साल है, नई जिंदगी पुराने रिश्ते से चालू करो। अरे नहीं यार, मैं बहुत कोशिश करता हूँ पर ये बिल्कुल भी नहीं मानती है। मुझे तो लग रहा है कि डिवोर्स लेना ही पड़ जाएगा। अब ऐसे में नहीं रह सकता। अपनी गलती मानती नहीं है, बस चिल्लाती रहती है। हाँ तो ठीक है, मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। मैं भी जा रही हूँ ये सब छोड़कर, और डिवोर्स नहीं तुमसे। नया साल तुम्हें मुबारक हो। अरे यार गुस्सा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं यार, कुछ ठीक नहीं होगा, और ऐसे इंसान के साथ कुछ ठीक हो भी नहीं सकता जब अपनी गलती न माने हमेशा बीवी को ही सुनाए। ऐसा कहकर चुड़ैल शेफाली जाती है कि साइड के स्विमिंग पूल में फिसल कर गिर जाती है और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। बचाओ बचाओ, मैं डूब रही हूँ। प्रीतम प्रीतम, शेफाली पूल में गिर गई, उसे बचाओ। अरे नाटक कर रही होगी जरूर। अरे बेवकूफ वाली बातें मत करो, उसे तैरना नहीं आता, जाकर बचाओ। अगर उसे कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मेरी बहुत अच्छी सहेली भी है वो। शेफाली, शेफाली, अरे तुम घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने। ऐसा कहकर प्रीतम स्विमिंग पूल में कूदकर उसे बचा लेता है और कहता है, शेफाली, अरे शेफाली आंखें खोलो, देखो मुझे डराओ मत। तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। अब तुमसे कभी नहीं लड़ूंगा। देखो तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी ऐसे ही रहना है। लड़ूंगा भी और प्यार भी करूंगा। वापस आ जाओ शेफाली, आंखें खोलो अपनी। तभी शेफाली के मुंह से पानी निकलता है और वो होश में आती है। प्रीतम, प्रीतम तुम मुझसे प्यार करते हो, हमेशा ऐसे ही करते रहोगे। हाँ बाबा, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, मैं बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा ऐसे ही रहूंगा। शुक्र है तुम ठीक हो गई। अब से नो फाइट। चलो अच्छा है आप दोनों प्यार करने वाले मिल गए। ऐसे ही सिंगल लोगों के साथ होता तो अच्छा होता। मुझे भी मेरी चुड़ैल मिल जाती, पर पता नहीं वो मुझसे प्यार करती है भी कि नहीं। तभी राधिका उसे पूल में धक्का देकर कहती है, ओए भूतिया पवन, तुझे दिखाई दे तो मैं तुझसे प्यार करती हूँ। तेरे साथ अपना न्यू ईयर शुरू कर रही हूँ। जान मुझे बचाओ, पहले क्यों नहीं बोला? मुझे लगा समझदार हो, समझ जाओगे। अब आ रही हूँ तुम्हें बचाने, तैरते रहो ऐसे ही। नहीं नहीं, अरे मेरे ऊपर मत कूदना। तभी राधिका भी स्विमिंग पूल में जाकर उसे गले लगाकर कहती है, अर्ज किया है नए साल में खुशियों के दीप जलाऊंगी। मेरी जान चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, तुमसे रिश्ता मैं हर हाल में निभाऊंगी। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लव यू सो मच। हाय आई लव यू टू जान, शायरी बहुत अच्छे थे। सबको सबका अपना प्यार मिल गया और नए साल का जश्न कंटिन्यू करे। जिन्हें मेरा दिल लुटिया, जिन्हें मैंने मार दिया। इस तरह सब भूत और चुड़ैल एक साथ बम पटाखे जलाकर नाच गाना करके नए साल की शुरुआत करते हैं, जहां आसमान में पटाखे फूटने पर हैप्पी न्यू ईयर 2023 नजर आता है।